डियर स्टूडेंट्स, वेब फ्रेमवर्क के आज के सेशन में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि हम डेटाबेसेस के साथ कैसे डील कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस 3 सेशंस के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की हैं, सबसे पहले हमने ये देखा है कि हम कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और एक डिजेंगो इंस्टॉलेशन कैसे होती है, एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एक या मल्टीपल ऐप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन सेशन 2 के अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है ऐप की और यूआरएल नेविगेशंस हमने कैसे परफॉर्म करवानी है अपनी ऐप की। एंड देन हमने, अगर स्टैटिक वेबसाइट है हमारे पास एक, तो उनके पेजेस को हम कैसे रेंडर करवा सकते हैं, रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। हमने ये थर्ड सेशन में देखा था। अब हमने लास्ट सेशन तक ये देख लिया है कि फ्रंट एंड से यूज़र कैसे एक रिक्वेस्ट या डाटा सेंड कर सकता है सर्वर साइड के ऊपर, और सर्वर साइड कैसे उस डाटा को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद कैसे उसको किसी और पेज के ऊपर जो है उस डाटा को सेंड करके वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकती है। बट दरमियान में जो डाटा स्टोरेज वाला पार्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज वाला सेशन पर्टिकुलरली इसी के लिए हमने रखा है कि हम ये देख सकें कि जो डाटा फ्रंट एंड से यूज़र हमें सबमिट करवा रहा है, उस डाटा को हम कैसे कहीं पे परमानेंटली साथ साथ स्टोर भी कर सकते हैं। और स्टोर करने के लिए हमें डेफिनेटली कोई डाटाबेस रिक्वायर्ड होती है। तो नॉर्मली डिजेंगो जो है वो ORM डाटाबेसिस को सपोर्ट करता है। जैसे कि आप अगर प्रीवियसली वेब पर बेसिक वेब पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि PHP के साथ या ASP.NET के साथ आप SQL या MySQL डाटाबेसिस को यूज़ करते हैं, जो कि रिलेशनल डाटाबेसिस होती हैं। उसके अंदर टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर आप रिलेशंस क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे जो डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल का है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशंस डेवलप करके आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं, तो लिहाजा क्योंकि इस फ्रेमवर्क का नाम ही MVT है, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स, तो अपने प्रीवियस 2 सेशंस के अंदर हमने व्यूज़ को भी देखा है, टेम्पलेट्स को भी देखा है, बट मॉडल्स की हमने बात नहीं की है। तो लिहाजा जब भी डाटाबेसिस का रोल आएगा तो वहाँ पे डिजेंगो फ्रेमवर्क के अंदर मॉडल क्लासेस आएंगी और डाटाबेसिस रेलिवेंट टास्क को मॉडल क्लासेस ही हैंडल करेंगी। हम आज के इस सेशन में देखेंगे कि मॉडल क्लास कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम डाटाबेस हैंडलिंग कैसे करेंगे हम थ्रू मॉडल क्लासेस, हम एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे या मल्टीपल टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, उनके अंदर हम फील्ड्स या कॉलम को कैसे डिफाइन करेंगे, और फिर उस फील्ड या कॉलम या जो भी हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर रिकॉर्ड इंजर्शन कैसे करेंगे हम। तो फ्रंट एंड से कैसे यूज़र रिकॉर्ड सबमिट करेगा और वो रिकॉर्ड हमने डाटाबेस में सबमिट पोस्ट करना है या सेव करना है। और लास्टली आज के सेशन में हम ये भी देख लेंगे कैसे अगर हमने कहीं पे कुछ डाटा स्टोर किया हुआ है डाटाबेस के अंदर, तो हम वो रिकॉर्ड कैसे फैच कर सकते हैं और फैच करके किसी और HTML पेज के ऊपर हम रेंडर करवा सकते हैं। तो ये आज के सेशन में हम कुछ इन 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने उस प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। मैं कमांड लाइन स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो माय प्रोजेक्ट है, और माय प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले मुझे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना होगा। सॉरी, वर्चुअल इन्वायरमेंट मुझे अपने प्रीवियस फोल्डर में एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ। ये मेरा डिजेंगो वेब का फोल्डर है, मैंने इसी के अंदर माई वी वर्ल्ड की फाइल रखी हुई है। तो मुझे रीडायरेक्ट करने से पहले यहीं पे अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा उस कमांड को रन कर लेता हूँ। मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है और ये एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट वाली ड्राइव पे, और प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या कोई एरर तो नहीं है इसमें। तो हमारे पास सर्वर का एड्रेस आ गया है
इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। हम इसको रन कर लेते हैं। हमने ऐप का जो यूआरएल है वो माई ब्लॉग सेट किया हुआ था, और ये माई ब्लॉग के अंदर हमने लास्ट टाइम कुछ वेब पेजेस बनाए थे, और इसके अंदर एक वेब पेज जो था वो हमारे क्रिएट ब्लॉग का था। तो हमने लास्ट सेशन में देखा है कि अगर हम यहाँ पे डाटा एंटर करके सबमिट करते हैं तो ये ख़ास व्यूज़ के फंक्शन में डाटा पोस्ट होता है, और वहाँ पे ये डाटा हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो रहा है। और अब हमें करना ये है कि वो जो डाटा हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हो रहा है, हमने उसको डाटाबेस में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाटाबेस क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, एंड देन हम देखेंगे कि कैसे वो जो फॉर्म डाटा सबमिट कर रहा है हमारे पास वहाँ, हम उसको डाटाबेस में स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बेसिकली सबलाइम को मैं एज एडिटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और सबलाइम के अंदर मैंने ये पूरी अपनी डायरेक्टरी जो है माय प्रोजेक्ट की, मैंने इसको यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एक मॉडल की फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपने जब डिजेंगो इंस्टॉल किया था, अगर आपको मॉडल्स डॉट पाई की फ़ाइल मिल गई है तो फिर आप इसको क्रिएट नहीं करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास पहले से ही क्रिएट हुई हुई है। बट अगर आपके पास ये फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई, तो आप अपनी ऐप के अंदर जहाँ पे आपने ऑलरेडी व्यूज़ को रखा हुआ है, या जहाँ पे आपके पास urls डॉट पाई की फ़ाइल आपने क्रिएट की थी, आपने उसी फाइल में जाके उसी पाथ पे जाके आपने मॉडल्स डॉट पाई की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। और इसके अंदर अगर आपने डाटाबेसिस को डील करना है डाटाबेसिस के साथ, तो आपको बने बनाए पैकेजेस मिल जाएंगे, और उन पैकेजेस को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए आप जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो डिजेंगो डॉट डी है, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्लास है मॉडल्स वाली, आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप ये ज़ीरो से क्रिएट करेंगे फाइल तो डेफिनेटली आपको ये कोड भी लिखना पड़ेगा। बट अगर आपको ये पहले से बनी बनाई मिल गई है इंस्टॉलेशन के दौरान, तो फिर डेफिनेटली ये स्क्रैच से कोड नहीं करना पड़ेगा आपको, और ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट करना है, और मॉडल क्रिएट करने से मुराद ये है कि आपने क्लास क्रिएट करनी है। अगर आपको बेसिक ऊप की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा कि क्लास क्या होती है, और क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहरहाल मैं आपको ऊप वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं लेके जा रहा, मैं आपको बेसिक बेसिक टेबल क्रिएशन यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ। आप जब भी एक टेबल क्रिएट करेंगे तो एक्चुअली में आपको एक क्लास क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, और टेबल का नाम मैं जो है वो ब्लॉग पोस्ट रखना चाहता हूँ, या TBL पोस्ट रख लेते हैं। ये हमारे ब्लॉग की पोस्ट को स्टोर करेगा। और क्लास एक कीवर्ड है, और क्लास के बाद आपने जो भी अपने टेबल का नाम रखना चाहते हैं आपने वो नाम यहाँ पे रख देना। जैसे मैं फ़िलहाल एक पोस्ट के नाम से टेबल स्टोर करना चाहता हूँ, या ब्लॉग्स के नाम पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि ब्लॉग्स को स्टोर करेगा। इसके बाद आपने इसके पैरामीटर क्रिएट करने हैं, और पैरामीटर में आपने इसको एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे पास करना है मॉडल्स डॉट मॉडल। एंड देन जैसे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं कॉलन के साथ, और आप उसकी बॉडी राइट करते हैं, तो क्लास भी सिमिलर वैसे ही है, बट क्लास में आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब आपने इस क्लास के अंदर अपने टेबल्स की फील्ड्स डिफाइन करनी है। फील्ड से क्या मुराद है कि आपने कौन से कॉलम्स रखने हैं आपने, और उन कॉलम्स की डाटा टाइप्स क्या होंगी आपके पास। तो ये कुछ बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि मॉडल्स क्लासेस सपोर्ट करती हैं। आप एक करेक्टर फील्ड स्टोर बना सकते हैं जिसमें आप कलेक्शन ऑफ करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ़ करेक्टर, अगर आपने फाइनाइट नंबर ऑफ़ अगर आपने डाटा स्टोर करना है स्ट्रिंग की फॉर्म में तो उसके लिए ये रिकमेंडेबल है। टेक्स्ट फील्ड में अगर आपने लार्ज टेक्सचुअल डाटा स्टोर करना है तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह इंटीजर फील्ड भी मौजूद है, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो फ्लोट की फील्ड मौजूद है। और भी कुछ बहुत सारी फील्ड्स हैं, लाइक अगर आपने ईमेल स्टोर करना है, अगर आपने कोई इमेज फाइल स्टोर करनी है, अगर आपने कोई टाइम वैल्यू स्टोर करनी है, या अगर आपने कोई डेट की वैल्यू स्टोर करनी है, ये तमाम फील्ड्स आपकी
मॉडल्स क्लास में अवेलेबल हैं। आप इन इन डाटा टाइप्स के साथ अपनी फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने इनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आप ऑनलाइन पाइथन के ऑफिशियल फोरम पे जाके आप इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन या डाटा टाइप्स को भी को भी वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने अपनी टेबल्स की फील्ड्स क्रिएट करनी है। तो हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा डाटा जो है वहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। तो हम वहाँ से ऑथर नेम पोस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें डाटाबेस में एक फील्ड चाहिए टाइटल, और ये दोनों स्ट्रिंग्स वैल्यूज़ हैं। फिर कंटेंट हमने पोस्ट करना है। तो ये तीन वैल्यूज़ हम सिंपल सी पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें तीन फील्ड्स वहाँ पे अपने डाटाबेस के अंदर क्रिएट करनी पड़ेंगी। हम तीन फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं। सो पहली फील्ड जो है हम ये ऑथर की क्रिएट कर लेते हैं। ऑथर्स के लिए मैं करेक्टर फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी आप करेक्टर फील्ड क्रिएट करेंगे तो आपने मैक्सिमम लेंथ देनी है। तो लेट्स से मैंने मैक्सिमम लेंथ जो है वो 13 करेक्टर्स यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। तो नेक्स्ट फील्ड हमारी टाइटल की है। मॉडल क्लास यूज़ करेंगे डॉट, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमने अब यूज़ करनी है। अगेन 4 फील्ड रख लेते हैं और इसकी भी मैक्स लेंथ, इसकी मैक्स लेंथ ज़्यादा सेट कर देते हैं ताकि एक बड़ा टाइटल भी इंटर किया जा सके। और थर्डली हमने कंटेंट स्टोर करना है। तो इसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा इनफाइनाइट आ सकता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें मैक्स लेंथ की देने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि ये मैंने फील्ड डिफाइन की है या कॉलम डिफाइन की हैं तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कॉल अंडरस्कोर ऑथर, कॉलम अंडरस्कोर टाइटल एंड कॉलम अंडरस्कोर कंटेंट। तो हमारे पास ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। हमने अगर इसका मॉडल डिफाइन कर दिया है कोड के अंदर। अभी ये फिजिकली तो टेबल क्रिएट नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, उसके लिए हमें इस कोड को रन करना पड़ेगा। जब तक ये कोड रन नहीं होगा हमारे पास तब तक ये टेबल क्रिएट नहीं होगा। और अगर आप अब एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक और क्लास क्रिएट कर लेंगे। सपोज कि मैं एक और टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट का। तो ये स्टूडेंट का टेबल हो जाएगा मेरे पास मॉडल्स डॉट मॉडल। और अगर इसमें स्टूडेंट की आईडी, नेम, रोल नंबर, अगर मुझे इस तरह की फील्ड्स क्रिएट करनी है तो मैं ये फील्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। डाटा टाइप्स मेरे पास अवेलेबल्स हैं। और मैं ऊपर वाले प्रोसेस को रिपीट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का कोड आ जाएगा। तो आपको जितने भी टेबल्स क्रिएट करने हैं आप उतनी क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करके आप उनकी प्रॉपर्टीज़ या फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं और वो बाद में आपके पास एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये तो हमारा कोड है और इस कोड के लिखने से खाली ज़ाहिरी बात है हमारा टेबल जो है वो क्रिएट नहीं होगा। इस कोड को हमें एग्जीक्यूट भी करना है और नॉर्मली इस कोड को एग्जीक्यूट करने को हम कहते हैं माइग्रेशंस। तो हमें अपनी डाटाबेस की माइग्रेशंस करनी है कि मैंने ये जो स्कीमा डिफ़ाइन किया है इसके अगेंस्ट मुझे एक्चुअली में एक फ़िज़िकल डाटाबेस बना के दिया जाए। मुझे ये टास्क परफॉर्म करवाना है और ये टास्क परफॉर्म करवाने के लिए आपको अगेन CMD पे जाके आपको 2 कमांड्स रन करनी पड़ेगी। मैं वापस CMD पे आ जाता हूँ अपने, और सबसे पहले अपने इस सर्वर को स्टॉप कर देते हैं Ctrl+C के साथ। ये सर्वर मेरा स्टॉप हो गया है। अब यहाँ पे आपने 2 कमांड्स यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने एक मेक माइग्रेशन की कमांड यूज़ करनी है जो कि माइग्रेशन को क्रिएट करेगी। और फिर आपने माइग्रेट की कमांड यूज़ करनी है कुछ इस तरह से py manage.py मेक माइग्रेशंस। आप पहली कमांड ये लिख के एंटर करेंगे तो आपकी माइग्रेशंस जो हैं वो रेडी हो जाएंगी आपके इस टेबल ब्लॉक्स को के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होने के लिए। और दूसरी जो कमांड आपने यूज़ करनी है manage.py माइग्रेट की, जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखें ये मेरी माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गई है और ये सक्सेसफुली रन हो गई है। इसका मतलब है कि मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है और उस टेबल की जो है वो फील्ड्स भी डिफाइन हो चुकी हैं। अच्छा, अब लेट्स से मैंने कुछ चेंजेस अप्लाई करनी है। मैंने आके इस टेबल में एक नई फील्ड ऐड कर दी या किसी फील्ड की डाटा टाइप चेंज कर दी, या लेट्स से मैं इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ। इसका साइज़ मैंने 50 की बजाय 40 कर दिया। तो दैट मीन मैंने अपने मॉडल में कुछ चेंज कर दिया है। अब इस चेंज का इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक उन 2 कमांड्स को आप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे।
अदरवाइज़ अगर आप कोड में चेंजेस करते रहेंगे तो ये एक्चुअली में आपके डेटाबेसेस के टेबल्स में कोई चेंज अप्लाई नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड जो मेरा टाइटल वाली फील्ड है, इसकी लेंथ 50 की बजाय 40 हो जाए, या मैंने एक नई फील्ड और ऐड की है, मैं इस चेंज को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे वापस सीएमडी पे जाना पड़ेगा। अगेन मुझे पहले मेक माइग्रेशंस करनी है, जो मैंने एक चेंज अप्लाई की है। अब ये देखें मुझे बता रहा है कि मैंने क्या चीज़ चेंज की है, तो इसको मैंने ऑल्टर करना है। तो मैंने क्या ऑल्टर किया, असल में मेरे पास एक फील्ड है टाइटल की, टेबल ब्लॉक के ऊपर मैं इसके ऊपर कुछ ऑल्ट्रेशन कर चुका हूँ, और ये ऑल्ट्रेशन मैंने अब फिजिकली अप्लाई करनी है। तो फिर सेकंड कमांड मेरे पास माइग्रेट की है। तो अब सारी माइग्रेशंस नहीं होंगी दोबारा से, लेकिन वो जो एक अप्लाई मैंने ऑल्ट्रेशन की है, वो चेंजेस अप्लाई करने के लिए उसने ये माइग्रेशंस चला दी हैं मेरी। तो अब मेरा जो अगेन जो मेरा टेबल है, अब वो अपडेट हो गया, और उसमें यहाँ पे मैक्स लेंथ जो है वो 40 है। तो कहने का मकसद ये है कि एवरी टाइम आपने अगर इस मॉडल क्लास में कुछ चेंज करना है, तो आपने इन दो कमांड्स को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना है। अगर आपके इस कोड में कोई भी एरर होगा, आपकी पूरी ऐप में कोई एरर होगा, पूरे प्रोजेक्ट में कोई एरर होगा, तो ये दो कमांड्स आपकी नहीं चलेंगी। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि पहले आपका कोड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर आप आके आपने यहाँ पे इन दो कमांड्स को रन करना है। अगर कहीं पे भी कोई एरर होगा, आपने कुछ भी सिंटैक्स एरर किया हुआ है, या किसी और तरह के आपके पास एरर्स हैं, देन ये कमांड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो अब हमारे पास जो है एक डेटाबेस भी क्रिएट हो चुकी है, और उसके अंदर टेबल्स भी क्रिएट हो गया है, उसके अंदर 3 फील्ड्स भी हमने डिफाइन कर दिए हैं। अब हम वापस अपने व्यूज़ पे जाते हैं। तो व्यूज़ के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि देखें यहाँ पे हम ऑथर ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं, टाइटल भी रिसीव कर रहे हैं, कंटेंट भी रिसीव कर रहे हैं। अब हमने ये नहीं करना कि हमने इसको किसी और पेज पे रेंडर करवाना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो डाटा है, ये डाटाबेस में पोस्ट हो जाए। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जाके अपने उस मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो मॉडल हमने क्रिएट किया है, चूँकि हम उस मॉडल की फील्ड्स को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली डाटा सेव करना चाहते हैं डाटाबेस के अंदर, तो सेव करने को हम यहाँ पे कहते हैं पोस्ट करना। आपको अपने मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, पहले आपने अपनी ऐप का नाम बताना है कि ये मेरी ऐप है। तो मेरी ऐप का नाम यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ब्लॉगिंग के अंदर से मुझे जो मेरी मॉडल्स की फ़ाइल की क्लास है, उसे मैंने इंपोर्ट करना है, और उसके अंदर से भी मैंने सब कुछ इंपोर्ट नहीं करना, बल्कि मैंने वहाँ से जो चीज़ इंपोर्ट करनी है पर्टिकुलरली, अगर डाटा सेव करना है, तो वहाँ से मुझे पोस्ट को इंपोर्ट करना है। तो एक लाइब्रेरी जो हमें चाहिए, या एक जो पर्टिकुलर हमें मेथड चाहिए, वो मेथड पोस्ट का है। जब भी हम डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे हमें क्यूरीज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम क्यूरीज बनाएंगे और डाटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे और फिर हम डाटा पोस्ट करेंगे। तो ये फ्रेमवर्क का बेनिफिट भी यही होता है कि आपको लेबर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वन लाइन कोड के साथ अपने बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर जाते हैं। तो डाटा पोस्ट करने के लिए मुझे एक ये लाइब्रेरी चाहिए। अब इस लाइब्रेरी को हमने यूज़ कैसे करना है। सपोज़ किया मेरे पास इन 3 फील्ड्स में डाटा फ्रंट एंड से आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये 3 फील्ड्स से मैं डाटा उठा के अपने डाटाबेस में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी बना लेता हूँ, या एक सबमिट की रिक्वेस्ट बना लेता हूँ। तो सबमिट रिक्वेस्ट मेरी कैसे बनेगी, वो जो पोस्ट हमने इंपोर्ट की है, हम इसको यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से कि अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहली चीज़ बतानी है कि हमारी टेबल की फ़ील्ड कौन सी है, और फिर उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या है। तो जो सबसे पहले टेबल की मेरे पास फ़ील्ड है, वो कॉलम अंडरस्कोर ऑथर मैंने डिफ़ाइन की थी, और ऑथर के अगेंस्ट अब हमने क्या वैल्यू पोस्ट करनी है, हमें ये चीज़ बतानी है। तो कॉलम ऑथर की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमने एक वेरिएबल ए में स्टोर की है। इसी तरह कॉलम टाइटल मेरे टेबल में एक फ़ील्ड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे टी से आएगी, और फिर कॉलम कंटेंट की डाटाबेस में एक फ़ील्ड है, उसकी वैल्यू मेरे पास सी में आ जाएगी। तो बेसिकली ये मैंने एक, आप यूँ समझ लें, एक पोस्ट की क्यूरी जो है वो मैंने क्रिएट कर दी है। इसमें बेसिकली हमने दो ही चीज़ें बताई हैं। ये हमारी टेबल की फ़ील्ड्स हैं, अगर आप इस टेबल में आएंगे तो देखें, ये पहली 3 टेबल्स की फ़ील्ड है,
और नेक्स्ट जो 3 मेरे पास इनके जिनको मैंने इक्वल किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एंड से डाटा आ रहा है, जो कि हमने लास्ट अपने सेशन के अंदर फ्रंट एंड से गेट किया था। ये वही मेरे पास फंक्शन है क्रिएट ब्लॉक वाला ना। तो ये वही फंक्शन है जो कि फ्रंट एंड से डाटा रिसीव कर रहा है, तो मैंने उसको डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। अगर आप यहाँ वेरिएबल के इक्वल नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को भी वहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट उससे ये ज़रा लाइन कम्प्लेक्स हो जाएगी, तो लिहाजा मैंने इसको सेपरेटली वेरिएबल में स्टोर करके फिर इनको फील्ड के इक्वल कर दिया है। तो मेरी ये एक डाटा पोस्ट की या सबमिट की रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है। अब मैंने इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना है कि आप इस डाटा को इन फील्ड्स में जाके स्टोर कर दें। तो उसके लिए इसी का एक हमें बना बनाया मेथड मिल जाएगा पोस्ट के अंदर ही, और आपने उस मेथड को इस तरह से यूज़ करना है, सबमिट रिक्वेस्ट डॉट सेव। तो ये एक बना बनाया मेथड है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी तो आपकी ये चेंजेस या आप जो वैल्यू स्टोर करने चाह रहे हैं टेबल्स के अंदर, वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इस कोड को सेव कर लेते हैं और फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। हम यहाँ पे एक मैसेज, बल्कि पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर देन डाटाबेस से डाटा फैच करके हम कहीं और पे डिस्प्ले भी करवा के देख लेंगे। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और दोबारा जाते हैं, सर्वर को रन करते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है कि हम पोस्ट को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहीं की स्पेलिंग की ही मिस्टेक की होगी। लॉगिंग डॉट मॉडल्स, सॉरी माई मिस्टेक। हमने पोस्ट के नाम से टेबल नहीं क्रिएट किया हुआ, यहाँ से हमने टेबल इंपोर्ट करना था। जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो टेबल ब्लॉक्स के नाम से, हम इसकी फील्ड्स, इन फील्ड्स को हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना था, उसको सेव किया और अब दोबारा से यस, वो दोबारा से उसने खुद ही सर्वर को रन कर दिया, चूँकि मैंने एरर रिमूव कर दिया था। तो देखिए सर्वर सक्सेसफुली रन हो गया है। ये मैं जो मिस्टेक कर रहा था वो मुझे लगा कि मैंने पोस्ट के नाम से टेबल क्रिएट किया हुआ है, बट जो मैंने टेबल क्रिएट किया था वो टेबल अंडरस्कोर ब्लॉग्स के नाम से किया था, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना था। तो अब यहाँ पे भी नीचे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ से हम कॉलम ऑथर यूज़ कर रहे हैं, कॉलम टाइटल यूज़ कर रहे हैं, कॉलम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम अपनी इस रिक्वेस्ट को ला के देखते हैं, बल्कि सॉरी यहाँ पे भी हमें एक चेंज करना पड़ेगा। नीचे मैंने पोस्ट यूज़ किया हुआ है अगेन, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो पोस्ट नहीं बल्कि मेरे पास टेबल ब्लॉग्स आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैंने इस वाले पोस्ट को यूज़ किया हुआ था, पर्टिकुलरली जो मॉडल क्लास से आ रहा है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको सेव कर लेते हैं, दोबारा देखते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है। तो अब हम दोबारा इस पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं और मैं यहाँ पे एक टेस्ट के नाम से पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कोई टेस्ट कंटेंट 1 डाल देता हूँ, बल्कि पोस्ट का नाम टेस्ट 1 कर देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। अब हम जहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वहाँ पे इसको डाटा नहीं मिल रहा, चूँकि मैंने कमेंट कर दिया था। तो चलिए इसका भी कमेंट रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल। बट यहाँ पे जो डाटा सेंड हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये स्टैटिकली ही हो रहा है फ़िलहाल। दोबारा से हम तो रिक्वेस्ट मेरी जो है वो डाटाबेस में पोस्ट हो गई है, लेकिन ये रिकॉर्ड जो फैच होके आ रहा है ये स्टैटिकली फैच होके आ रहा है, ये डाटाबेस से फैच होके नहीं आ रहा। अगर मैं और पोस्ट क्रिएट करूँगा तो तब भी मेरे पास ये सिमिलर डाटा ही यहाँ पे एक ही फील्ड का आएगा। तो लेट्स से हम एक और भी ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका ऑथर हम टेस्ट ऑथर कर लेते हैं, टेस्ट 2 टाइटल कर लेते हैं एंड टेस्ट 2 कंटेंट कर लेते हैं। तो डाटाबेस में हमारे 2 रिकॉर्ड सबमिट हो चुके हैं। अब हम इन रिकॉर्ड्स को फैच करके एक टेबल के अंदर डिस्प्ले करना चाहते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सपोज़ किया जब ये रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे सबमिट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये रिकॉर्ड फैच हो, और फैच होने के बाद ये किसी ख़ास टेबल के ऊपर सेंड हो जाए, जैसे हम पहले स्टैटिकली यहाँ पे सेंड कर रहे हैं। अब ये टास्क हमने कैसे परफॉर्म करना है, और अब बेसिकली अब हमें
फैच करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो ये है कि आपने सारे टेबल का रिकॉर्ड फैच करना है, और दूसरा ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फैच करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमने सारा रिकॉर्ड फैच करना है तो वो कैसे हम फैच कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ। और डाटा पोस्ट जो हमारा हो चुका है, अब हमने उसको फैच करना है, और फैच करके हमने उसको एक सेकंड पेज पे भेजना है, और वो सेकंड पेज उस सारे डाटा को डिस्प्ले करवाएगा। बहुत इजी है डाटा फैच करना। सिंपल, आप टेबल्स डॉट ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे, डॉट ऑब्जेक्ट इसका एक मेथड है, और इसके अंदर फिर अगर आपने सब कुछ फैच करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑल। तो ये टेबल से सब कुछ फैच करके लेके आ जाएगा टेबल ब्लॉक के अंदर से। जो चीज़ फैच होके आई है आपके पास वो एक ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसको कहीं पे स्टोर भी कर लेना है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इस फील्ड को, क्योंकि रोज़ फैच होके आ रही हैं डिफरेंट, तो मैं इसको रोज़ का नाम दे देता हूँ। या रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है तो आप इसको रिकॉर्ड का नाम दे दें, और ये ब्लॉक का रिकॉर्ड है तो आप इसको ब्लॉक रिकॉर्ड। तो बेसिकली ये जितना भी डाटा फैच होके आएगा मेरे पास वो ब्लॉक रिकॉर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। और ये डाटा क्या फैच होके आ रहा है, यहाँ पे इन 3 कॉलम्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो सारी फैच होके आ गई। अब सपोज़ किया मुझे इन वैल्यूज़ को किसी और पेज के ऊपर सेंड करना है जहाँ पे मैं पोस्ट को दिखा रहा हूँ, और वहाँ पे तमाम मेरी पोस्ट जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएं कि ये मेरी पोस्ट है और ये इनका कंटेंट पड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए टेम्पलेट पेज में जाते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी ये व्यू ब्लॉक का एक पेज है जो कि फ़िलहाल एक एक ब्लॉक स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहा है। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और हम ये काम एक टेबल के थ्रू कर लेते हैं ताकि हम इसको आइट्रेट कर सकें। तो टेबल, अगर आपको बेसिक HTML पता है तो आपको पता है टेबल में रोज़ होती हैं, और फिर रोज़ के अंदर आप जाके डाटा या TD क्रिएट करते हैं, टेबल डाटा क्रिएट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 हेडर। तो पहले कॉलम के अंदर मैंने ऑथर दिखाना है, पहला कॉलम मेरा ऑथर का हो जाएगा। दूसरे कॉलम में मैंने कंटेंट दिखाना है। तो ये मैं टेबल का, बेसिकली इसके हम TH कहते हैं, टेबल का हम हेड डिफाइन कर रहे हैं। एंड थर्ड में, सॉरी सेकंड में टाइटल है, थर्ड में कंटेंट लिख लेता हूँ और फिर ऊपर क्लिक कर। अब बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है मुझे उम्मीद है कि आपको पहले ही पता है। अगर आपको नहीं पता, आप बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है W3 School HTML टेबल। तो ये मैंने टेबल हेड डिफाइन कर दिया। टेबल हेड के अंदर मेरी एक रो जो है, ये उसके अंदर 3 फील्ड्स क्रिएट कर दिए मैंने। अब ये जो नीचे वाला डाटा आना है जो कि टेबल की बॉडी में आना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो मेरे पास, ये वो डाटा यहाँ पे आए जो मैं डाटाबेस से फैच करके लेके आ रहा हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल, अगर लेट से भी मैंने 2 रो स्टोर किए हैं तो मेरे पास यहाँ पे 2 TRs क्रिएट हो जाएंगे, और उनका डाटा जो है वो डाटाबेस से आके यहाँ पे फील्ड हो जाएगा। अब इस काम को हमें पहले व्यू में जाके हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट तो कर लिया है, बट अब ये ऑब्जेक्ट हमें सेंड करना है। और सेंड कहाँ करना है हमने, हमारे पास ये व्यू ब्लॉक्स डॉट HTML का पेज है। मैं ये नीचे कोड मैंने किया भी हुआ है, पहले भी हम रेंडर करवा रहे हैं, लेकिन पहले स्टैटिक फॉर्म में रेंडर करवा रहे हैं, अब हमने डायनामिक फॉर्म में रेंडर करवाना है इसको। तो यहाँ पे आपको इस पैरामीटर को अब यहाँ पे दोबारा से सेट करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे क्या भेजना चाहते हैं, आप ब्लॉग रिकॉर्ड सेंड करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने की डिफ़ाइन करनी है, और ये जब आप व्यू ब्लॉग वाले पेज में जाएंगे तो इसी की के नाम से आप अपने रिकॉर्ड को वहाँ से फैच कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे रोज़ का,
और इसको मैं की के तौर पे जो पास कर रहा हूँ, वैल्यू के तौर पे जो मैं पास कर रहा हूँ, वो अपना ब्लॉक रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमने सिर्फ एक डिक्शनरी डिफाइन की है। आप इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते थे, जैसे हम नीचे डिफाइन कर रहे थे पहले, लाइक जैसे आप ये डाटा पास कर रहे थे, आपने सेम वही काम करना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इसको नाम दे दें डाटा का, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अब आप डिफाइन कर दें डाटा, तो ये एक ही चीज़ हो जाएगी, या आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले डिक्शनरी बना के पेस्ट कर रहे हैं, हम इसको वैसे ही यहाँ पे दोबारा से प्लेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जितना भी हमारा उस टेबल से रिकॉर्ड आएगा, ये इस व्यू ब्लॉक डॉट एच के पेज में चला जाएगा। इसकी यूआरएल की सेटिंग हमने पहले की हुई है, तो हमें इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेज तो पहले ही हमारे पास रेंडर हो रहा है वहाँ पे। फ्रंट एंड पे हमें जो रिकॉर्ड मिलेगा वो इस रोज़ के थ्रू मिलेगा, और ये रोज़ के अंदर असल में कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, बल्कि इसके पास एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और 3 प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 पोस्ट क्रिएट किए हैं, तो मेरे पास 2 पूरी रोज़ आ रही हैं वहाँ पे। अब फ्रंट एंड पे हमने इसको रिसीव कैसे करना है, यहाँ से सेंड तो हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम आ गए हैं टी बॉडी के अंदर, जहाँ पे हमने इसको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए सबसे पहले हमें डिजेंगो के वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए हम ये डबल पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसिस वाली। और ये हमें हर टीडी के लिए, चूँकि 3 फील्ड्स हैं हमारे पास, तो फॉर एवरी टीडी हमें ये करना पड़ेगा। मैं इसको पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये पहली मेरे पास ऑथर की आ जाएगी, फिर टाइटल है, और फिर कंटेंट है। लेकिन सबसे पहले हमने जो ऑब्जेक्ट वहाँ पे आ रहा है, हमने उस ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करना है। हमने उसको ऊपर एक तरह से एक लूप लगानी है, एंड थ्रू लूप हमने उसको आइट्रेट करना है। ये सारा टी डी एक टी आर के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब मुझे इस पूरी स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर लेके आना है। तो इसके लिए हम जो वेरिएबल ब्लॉक क्रिएट करते हैं, वो परसेंटेज साइन है, और सिंपल हम फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर रो इन रोज, यानी एवरी मेरे पास जितनी भी रोज़ हैं, उनमें से आप एक रो उठा के लेके आएँ। तो ये एक तरह से ये मेरे पास एक लूप की फॉर्म में काम करेगा। ये इसी तरह से ये है, जैसे अगर आपको फॉर ईच लूप की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसको नॉर्मली यूँ यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर ईच आइटम इन कलेक्शन। यानी आपके पास जितनी भी कलेक्शन है, उसमें से आप एक एक आइटम को इस लूप के अंदर सेंड करते जाएं। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास आइटम में एक पूरी रो है, तो मैं एक पूरी रो यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। और वो पूरी रो किस कलेक्शन में से आ रही, मेरे पास इस रोज़ की कलेक्शन में से आ रही है। अब हर रो में से मुझे जो फील्ड्स उठानी है, वो पहली फील्ड जो है वो रो डॉट कॉलम ऑथर, यानी उस रो में से आप कॉलम ऑथर लेके आ जाएं। सेकेंडली कॉलम टाइटल लेके आ जाएं। और इसी तरह उसी की रो में से आप कॉलम कंटेंट लेके आ जाएं। तो जब भी आप ये डबल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो जो आपको पर्टिकुलरली कोई दोबारा से डिस्प्ले या प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको डिस्प्ले और प्रिंट करके भी दे देगा। दैट्स इट, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। फॉर ईच रो जो है वो रोज़ में से आती जाएगी, और उस रो के अंदर जो कॉलम ऑथर या कॉलम टाइटल एंड कॉलम कंटेंट है, उसकी वैल्यू टीडी के अंदर डिस्प्ले होती जाएगी, और ये खुद ही उसको बार बार रेंडर करवाता रहेगा। बस एक काम हमें और करना है कि हमने अपने लूप को एंड भी करना है, कि हमारा लूप कहाँ पे एंड हो रहा है। तो लूप एंड करने के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होती, आप यहाँ पे सिर्फ एंड फॉर यूज़ करें। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट मेरी जो है, ये इस लूप के अंदर चलती रहेगी, और एवरी टाइम रो में से फैच करके ये इसको लेके आती है। हम इस कोड को सेव कर देते हैं, और दोबारा चलते हैं हम अपने CMD के ऊपर। कोई एरर नहीं है फ़िलहाल। अब ये मेरा व्यू ब्लॉक वाला ही पेज है, मैं इसको दोबारा से कोशिश करता हूँ रेंडर करवाने की। तो ये मुझे अगेन पोस्ट पे लेके आ गया, चूँकि यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम अगेन एक
पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, डमी डाटा डाल देते हैं इसमें और इसको सबमिट करते हैं। मैंने फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है यूज़ वाले फॉर्म में जाके। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आना बल्कि ऑब्जेक्ट्स आने हैं, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट फैच नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फैच कर रहे हैं। और दोबारा से अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये दोबारा क्रिएट ब्लॉक पे ले जाएगा। हम इसको भी ठीक कर लेते हैं कि हमें बार बार यहाँ ना जाना पड़े। ठीक हो गया। तो देखें ये मेरे पास सारा डाटा फैच होके आ गया। तो अब तक जितनी भी मैंने पोस्ट क्रिएट की हैं उन सब का डाटा यहाँ पे आ गया है। हम इस टेबल को भी थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं। मैं इसके लिए यहीं से कोड आने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स से मैं ये वाला टेबल उठा लेता हूँ। मैं इस पूरी फाइल को ही उठा के ले आता हूँ अपने पास, ताकि ये थोड़ा स्टाइलिश टेबल बन जाए मेरे पास। ब्लॉक में जाते हैं। ये ऊपर वाला डाटा नहीं चाहिए, सारा इसको हटा देते हैं। तो हम इसकी फील्ड को हटा देते हैं और यहाँ पे अपनी फील्ड कर लेते हैं। टी हेड में तीन ये डिफाइन किए हुए हैं। के पर सी एस एस क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हुई हुई है, तो कर लेते हैं। और एक और काम भी हम कर लेते हैं, जो हमारा इंडेक्स पेज है हम इसके ऊपर इसका लिंक भी दे देते हैं। लेट से अगर हम बगैर पोस्ट किए भी यहाँ पे आना चाहें तो हम आ सकते हैं। यहाँ पे एक और लिंक भी क्रिएट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे क्रिएट ब्लॉग है, हम यहाँ पे बना लेते हैं व्यू ब्लॉग्स। चूज ऑल का एक यूआरएल बना लेंगे। तो ये व्यू ऑल्स का यूआरएल जो है हमारे पास, इसको हिट करेगा, इसमें सारे ब्लॉग्स डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यूआरएल में जाके और पाथ डिफाइन कर लेते हैं, या बल्कि हमने ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, बस हम इसको यूज़ करते मेथड क्रिएट कर लेंगे कॉल के नाम से। ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमें व्यू में जाके एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं एफ कॉल रिक्वेस्ट। कुछ भी नहीं करते, जस्ट ये दो लाइंस हम यहाँ से उठा के एक ये स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास और एक ही स्टेटमेंट। हम ये दो स्टेटमेंट्स उठा के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब होगा ये कि अगर हम डाटा सबमिट नहीं भी कर रहे तो जो पहले से सबमिट डाटा है हम उसको देख सकते हैं। एक दफ़ा यूआरएल्स दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे व्यू ऑल ही ठीक हो गया। अब हम सिर्फ इंडेक्स पेज को हिट करते हैं ताकि हम बार बार
हमें पोस्ट क्रिएट ना करनी पड़े अगर हम जस्ट डाटा देखना चाहते हैं। आई थिंक कहीं मैंने व्यूज़ ऑल यूज़ किया, कहीं व्यू ऑल यूज़ कर दिया है। इसको वेरीफाई कर लेता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे ऑल है, इसको भी व्यू कर देता हूँ। टेक्स्ट में भी व्यू ही कर देते हैं। यहाँ पे भी व्यू ही ठीक हो गया। कोड हमारा सही रन हो रहा है। सर्वर दोबारा रन करते हैं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक लिंक बन गया है व्यू ब्लॉग्स का। बल्कि यहाँ पे लाइन ब्रेक भी कर देते हैं। तो लाइन ब्रेक के लिए आप br का टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हम व्यू ब्लॉग्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये सारे ब्लॉग्स मेरे पास कैच आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरे पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। एंड लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि इस पेज के ऊपर हम क्रिएट ब्लॉग का भी ऑप्शन देना चाहते हैं कि यहीं से हम ब्लॉग को क्रिएट भी कर सकें। हम इसी व्यू ब्लॉग वाले पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी बॉडी में एक क्रिएट ब्लॉग वाला टैग प्लेस कर देते हैं। हमने इंडेक्स में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ से। तो पहले हम क्रिएट ब्लॉग वाला ऑप्शन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम इसको व्यू ब्लॉग पे भी पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। बाकी कहीं चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें क्रिएट ब्लॉग का ऑप्शन यहीं पे आ गया है। हम एक और आखिरी ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से सेव इज़ द ऑथर नेम और टाइटल जो है इसका वो वेब फ्रेमवर्क है। और इसकी बॉडी में भी कुछ पेस्ट कर देते हैं। सबमिट करते हैं तो देखें ये ब्लॉग मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब फर्दर आपका ये टास्क है कि आप इस टेबल के अंदर, इसी टेबल में आप दो फील्ड्स और ऐड करें। एक फील्ड जो है वो आपके पास होनी चाहिए एडिट की और एक फील्ड डिलीट की। और इसमें आपने एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ देनी है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँ मैं यहाँ पे दो कॉलम और डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक कॉलम अपडेट का और एक कॉलम डिलीट का। और यहाँ पे किसी तरह आपने यूआरएल बनाने हैं जो कि आपको उस फंक्शन के ऊपर रेंडर करवाएगा जहाँ पे आपका अपडेट और डिलीट का फंक्शन पड़ा होगा। बेसिकली यहाँ पे आपको यूआरएल डिफाइन करने होंगे। मैं फ़िलहाल उसको मैनुअली कर लेता हूँ। कुछ यूज़ का फंक्शन होगा विच समथिंग लाइक, ऐसा तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है जैसे हम यूआरएल डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से ही होगा। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे इसको अभी हैश के साथ लेके चलता हूँ। तो पहला अपडेट का हो जाएगा और सेकंड वाला डिलीट का हो जाएगा। पेज को दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं। व्यू ब्लॉग्स पे जाते हैं तो देखिए जैसे ही मेरे पास ऑप्शन अपडेट एंड डिलीट आ रहा है। तो ये अब आपका टास्क है कि अब आपने देखना है कि डिजेंगो के अंदर आप एक पर्टिकुलर फील्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर रो को आपने कैसे डिलीट करना है। तो ये अब आपका टास्क है। आप इसके लिए देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा कोड आपको नहीं करना पड़ रहा। जस्ट आप डेटाबेसिस टास्क के लिए आप एक एक स्टेटमेंट, दो दो स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये टास्क आप परफॉर्म खुद करेंगे।